रतन टाटा के निधन की खबर से न केवल भारत बल्कि पूरा विश्व स्तब्ध है। व्यावसायिक जगत में शायद ही कोई ऐसा व्यक्तित्व होगा जिसे इतना सम्मान मिला हो। रतन टाटा हर वर्ग, जाति और धर्म के लोगों के लिए समान रूप से सम्माननीय थे। उनका व्यक्तित्व केवल व्यवसाय तक सीमित नहीं था, वे अपने परोपकारी कार्यों और मानवता के प्रति समर्पण के लिए भी जाने जाते थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी भारत के विकास और उन्नति के लिए समर्पित कर दी, जिससे वे करोड़ों लोगों के प्रेरणास्रोत बन गए। रतन टाटा का परिवार पारसी समुदाय से आता है। पारसी धर्म का उद्गम ईरान में हुआ था और इस्लाम के आगमन से पहले वहां पारसी धर्म का वर्चस्व था। 7वीं सदी में जब इस्लाम का ईरान में आगमन हुआ तो पारसियों को धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया गया। जो पारसी इस्लाम स्वीकार नहीं करना चाहते थे, उन्होंने अपना देश छोड़ दिया और शरण के लिए अन्य स्थानों की तलाश शुरू की। इनमें से कुछ पारसी दक्षिणी गुजरात के हिस्सों में आकर बसे। भारत ने उन शरणार्थियों का स्वागत किया और उन पारसियों ने भी भारतीय संस्कृति और समाज को पूरी तरह से अपना लिया। परंतु पारसियों ने अपनी कठिनाइयों के आगे झुकने के बजाय अपने भाग्य को खुद बदलने का संकल्प लिया। वे केवल शरणार्थी बनकर नहीं रहना चाहते थे, बल्कि उन्होंने भारत की आर्थिक और सामाजिक प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन्हीं पारसियों में से एक परिवार था टाटा परिवार, जो भारत की औद्योगिक क्रांति का सूत्रधार बना। जमशेदजी नुसरवानजी टाटा, जिन्हें भारतीय उद्योग का जनक कहा जाता है, का जन्म 3 मार्च 1839 को गुजरात के नवसारी नामक छोटे से कस्बे में हुआ था। वे नुसरवानजी टाटा के इकलौते पुत्र थे। टाटा परिवार की कई पीढ़ियों ने पारसी पुरोहिताई को अपनाया था, लेकिन नुसरवानजी ने इस परंपरा को तोड़ा और व्यापार में हाथ आजमाने वाले परिवार के पहले सदस्य बने। नवसारी में पले बड़े जमशेदजी 14 साल की उम्र में अपने पिता के साथ बॉम्बे आ गए। उनके पिता ने उन्हें एल्फिंस्टन कॉलेज में दाखिला दिलाया, जहां से उन्होंने 1858 में ग्रीन स्कॉलर के रूप में स्नातक किया, जो आज के समय के स्नातक के बराबर था। इस कॉलेज में मिली उदार शिक्षा ने जमशेदजी के भीतर एक जीवन भर के लिए शिक्षा के प्रति गहरा सम्मान और पढ़ाई का प्रेम भर दिया। हालांकि जल्द ही उन्हें समझ में आ गया कि उनका असली बुलावा व्यापार की दुनिया में था और वे उसी दिशा में आगे बढ़ने लगे। 1857 के भारतीय विद्रोह के केवल 2 साल बाद, जब देश में औपनिवेशिक शासन का दमन चरम पर था, तब जमशेदजी ने अपने व्यापारिक जीवन की शुरुआत की। उन्होंने अपने पिता के छोटे से व्यापार में काम करना शुरू किया और 20 साल की उम्र में अपने करियर की दिशा तय कर ली। 1868 में 29 साल की उम्र में अपने पिता के साथ 9 वर्षों के अनुभव से समृद्ध होकर जमशेदजी ने अपने व्यापारिक जीवन की शुरुआत की। उन्होंने 21,000 रुपये की पूंजी के साथ एक व्यापारिक कंपनी की स्थापना की। जल्द ही उन्होंने इंग्लैंड की यात्रा की, जहां उन्होंने कपड़ा उद्योग के बारे में ज्ञान प्राप्त किया। वह मानते थे कि भारतीय कंपनियों के लिए ब्रिटिश कपड़ा उद्योग पर हावी होने की अपार संभावनाएं हैं। 1869 में उन्होंने बॉम्बे के औद्योगिक इलाके चिंचपोकली में एक पुरानी और दिवालिया तेल मिल खरीदी, जिसका नाम बदलकर अलेक्जेंड्रा मिल रखा और इसे एक कपड़ा मिल में बदल दिया। 2 साल बाद जमशेदजी ने इस मिल को एक स्थानीय व्यापारी को मुनाफे पर बेच दिया और इंग्लैंड की एक लंबी यात्रा पर निकल पड़े, जहां उन्होंने लैंकाशायर के कपड़ा व्यापार का गहन अध्ययन किया। वहां उन्होंने जो देखा वह अत्यधिक प्रभावशाली था, लेकिन उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि वह इस व्यापार को भारत में भी उतनी ही सफलता के साथ स्थापित कर सकते हैं। जमशेदजी ने अपने श्रमिकों की भलाई के लिए कई अग्रणी कदम उठाए। वह न केवल अपने व्यापार में मुनाफा देख रहे थे, बल्कि वह अपने श्रमिकों के लिए सुरक्षित, हवादार कार्यस्थलों और अच्छी सुविधाओं को भी जरूरी मानते थे। बॉम्बे के बजाय नागपुर को अपने कपड़ा मिल के लिए चुनना जमशेदजी की दूरदर्शिता को दर्शाता है। नागपुर में कपास की खेती के नजदीक होने, रेलवे जंक्शन तक आसान पहुंच और जल व ईंधन की प्रचुर आपूर्ति जैसे कारक उनके व्यवसाय को सफल बनाने में सहायक थे। 1874 में
उन्होंने सेंट्रल इंडिया स्पिनिंग, वीविंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की स्थापना की और इसे एक विशाल सफलता में बदल दिया। 1 जनवरी 1877 को जब महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया, उसी दिन नागपुर में उनकी एम्प्रेस मिल्स की शुरुआत हुई। एम्प्रेस मिल्स में जमशेदजी ने अपने कर्मचारियों की भलाई के लिए क्रांतिकारी पहल की, जो उस समय की औद्योगिक दुनिया में अप्रत्याशित थी। काम के बेहतर हालात, वेंटिलेटेड कार्यस्थल, पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग डिस्पेंसरी जैसी सुविधाएं उन्होंने अपने मिल में उपलब्ध कराईं। 1880 से लेकर उनकी मृत्यु तक जमशेदजी 3 महान विचारों से प्रेरित रहे: एक लोहे और इस्पात की कंपनी स्थापित करना, जलविद्युत शक्ति उत्पन्न करना और एक विश्वस्तरीय शैक्षणिक संस्थान बनाना जो भारतीयों को विज्ञान की शिक्षा दे। इन तीनों सपनों को उन्होंने अपनी जिंदगी में साकार होते नहीं देखा, लेकिन उनके द्वारा रखी गई नींव ने बाद में इन विचारों को वास्तविकता में बदल दिया। जमशेदजी का इस्पात कंपनी का सपना तब शुरू हुआ जब उन्होंने मैनचेस्टर की यात्रा के दौरान थॉमस कार्लाइल के एक व्याख्यान को सुना। 1880 के दशक तक उन्होंने अपने मन में यह ठान लिया था कि वह एक स्टील प्लांट बनाएंगे जो दुनिया के सबसे अच्छे स्टील प्लांटों की बराबरी करेगा। हालांकि इस सपने को साकार करना आसान नहीं था। ब्रिटेन और अन्य देशों में आई औद्योगिक क्रांति ने भारत को बहुत हद तक अछूता छोड़ दिया था। सरकारी नीतियों की जटिलताएं, खोजबीन में आने वाली कठिनाइयां और किस्मत की मार ने जमशेदजी के इस प्रयास को कई बार विफल किया। इसके बावजूद जमशेदजी ने हार नहीं मानी और अपनी इस्पात कंपनी की योजना पर अटल रहे। अंततः उनकी मृत्यु के 8 साल बाद 1912 में उनका सपना साकार हुआ जब भारत में पहला स्टील का उत्पादन हुआ। हालांकि जमशेदजी उस समय जीवित नहीं थे, लेकिन उनके बेटे दोराब और उनके चचेरे भाई आर.डी. टाटा ने इस सपने को हकीकत में बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जमशेदजी ने अपने कर्मचारियों की भलाई को लेकर जो दृष्टिकोण रखा, वह उनके समय से कहीं आगे की सोच थी। उन्होंने काम के घंटे घटाए, कार्यस्थलों को बेहतर बनाया और अपने कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि और ग्रेच्युटी जैसी सुविधाएं शुरू कीं, जो उस समय पश्चिम में भी अनिवार्य नहीं थी। जमशेदजी की दृष्टि का प्रमाण उनके द्वारा अपने इस्पात प्लांट के कर्मचारियों के लिए बनाए गए शहर जमशेदपुर में देखा जा सकता है। उन्होंने अपने बेटे दोराब को एक पत्र में लिखा था, सुनिश्चित करें कि वहां चौड़ी सड़कें हों, जिनके किनारे छायादार पेड़ लगे हों। सुनिश्चित करें कि हर जगह पर लॉन और बगीचों के लिए पर्याप्त जगह हो। फुटबॉल, हॉकी और पार्क के लिए बड़े क्षेत्र आरक्षित करें। हिंदू मंदिरों, मुस्लिम मस्जिदों और ईसाई चर्चों के लिए भी स्थान निर्धारित करें। जमशेदजी का यह पत्र न केवल उनकी सामाजिक सोच का परिचायक था, बल्कि यह भी दिखाता है कि उनके लिए समाज के सभी वर्गों का समावेश और उनके कल्याण कितने महत्वपूर्ण थे। इसी सोच के चलते जमशेदपुर शहर का नाम उनके सम्मान में रखा गया। उनकी शिक्षा के प्रति प्रेम का सबसे बड़ा उदाहरण भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc) की स्थापना का उनका सपना था। उन्होंने अपने निजी धन से 30 लाख रुपए इस संस्थान के लिए दान किए थे और इसके ब्लूप्रिंट तैयार किए थे। हालांकि इसे साकार होते देखने के लिए वे जीवित नहीं रहे, लेकिन उनकी इस पहल ने भारत के शिक्षा क्षेत्र को नई दिशा दी। जमशेदजी का जीवन केवल व्यापारिक सफलता की कहानियों तक सीमित नहीं था। उन्होंने बॉम्बे में ताजमहल होटल का निर्माण भी करवाया, जो आज भी भारत के सबसे प्रतिष्ठित होटलों में से एक है। कहते हैं कि एक बार उन्हें एक होटल में भारतीय होने के कारण प्रवेश नहीं मिला और तब उन्होंने ठान लिया कि वह एक ऐसा होटल बनाएंगे जहां किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। 1903 में जब ताजमहल होटल बना, तो यह उस समय का सबसे भव्य और आधुनिक होटल था। जमशेदजी टाटा ने न केवल व्यापार की दुनिया में भारत को एक नई पहचान दी, बल्कि उनके द्वारा किए गए सामाजिक सुधार और परोपकार के कामों ने उन्हें भारत के इतिहास में एक अमर स्थान दिलाया। दोराबजी ने अपने पिता के अधूरे सपनों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जमशेदजी ने टाटा समूह की नींव रखी,
लेकिन दोराबजी ने इसे एक मजबूत स्तंभ के रूप में खड़ा किया और कई नए क्षेत्रों में टाटा समूह का विस्तार किया। दोराबजी टाटा का जन्म 27 अगस्त 1859 को हुआ था। वे जमशेदजी टाटा के बड़े बेटे थे और उनका पालन पोषण एक ऐसे परिवार में हुआ जिसने व्यापार और परोपकार दोनों में गहरी रुचि ली। उनके पिता जमशेदजी ने भारतीय उद्योग जगत में कई परियोजनाओं की शुरुआत की थी, जिनमें से कई उनके जीवनकाल में पूर्ण नहीं हो सकीं। दोराबजी ने अपने पिता की इन योजनाओं को अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया और उन्हें साकार करने का संकल्प लिया। जब 1904 में जमशेदजी टाटा का निधन हुआ, तब दोराबजी ने टाटा समूह की बागडोर संभाली। उस समय तक टाटा समूह ने इस्पात, कपड़ा और होटल जैसे क्षेत्रों में अपनी पहचान बनाई थी, लेकिन दोराबजी का लक्ष्य इसे और अधिक विस्तृत क्षेत्रों में ले जाना था। उन्होंने अपने पिता के द्वारा स्थापित टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टिस्को और टाटा पावर जैसी परियोजनाओं को आगे बढ़ाया और उनके सपनों को पूरा किया। जमशेदजी टाटा का सबसे बड़ा सपना था भारत में एक इस्पात उद्योग की स्थापना करना, जिससे भारत की औद्योगिक प्रगति को बल मिले। दोराबजी ने अपने पिता के इस सपने को साकार करने का जिम्मा उठाया और भारत में पहली बड़ी इस्पात कंपनी की नींव रखी। 1907 में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टिस्को, की स्थापना हुई, जो आज टाटा स्टील के नाम से जानी जाती है। दोराबजी ने उस समय की सभी बाधाओं के बावजूद इस्पात संयंत्र की स्थापना की, जिसमें तकनीकी, आर्थिक और राजनीतिक चुनौतियां शामिल थीं। इस समय भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था और औद्योगिक परियोजनाओं को शुरू करना एक बड़ी चुनौती थी। लेकिन दोराबजी ने अपने दृढ़ संकल्प और दूरदृष्टि से इन कठिनाइयों का सामना किया। टाटा स्टील का संयंत्र जमशेदपुर में स्थापित किया गया, जिसे बाद में उनके पिता के नाम पर जमशेदपुर नाम दिया गया। यह इस्पात संयंत्र भारत के औद्योगिक विकास के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ। दोराबजी ने यह सुनिश्चित किया कि यह कंपनी न केवल भारत की जरूरतों को पूरा करे, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी प्रतिस्पर्धा करे। जमशेदजी टाटा का एक और सपना था भारत में ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता। दोराबजी ने अपने पिता के इस सपने को साकार करने के लिए टाटा पावर की स्थापना की। 1911 में टाटा पावर कंपनी की स्थापना की गई, जो भारत की पहली निजी स्वामित्व वाली विद्युत उत्पादन कंपनी थी। इस परियोजना का उद्देश्य मुंबई और इसके आसपास के क्षेत्रों को सस्ती और सुलभ बिजली प्रदान करना था। टाटा पावर की जल विद्युत परियोजनाओं ने भारत में ऊर्जा उत्पादन की दिशा में एक नई क्रांति की शुरुआत की। इस परियोजना ने न केवल मुंबई के उद्योगों और घरों को बिजली उपलब्ध कराई, बल्कि भारत को एक स्थायी ऊर्जा स्रोत भी प्रदान किया। टाटा पावर ने भारतीय ऊर्जा क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाई और आज भी यह कंपनी ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणी है। दोराबजी टाटा की पत्नी मेहरबाई टाटा, जिन्हें लेडी मेटल के नाम से भी जाना जाता है, उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। मेहरबाई टाटा एक अत्यधिक शिक्षित और समाजसेवी महिला थी। उन्होंने अपने जीवनकाल में भारतीय महिलाओं के अधिकारों और शिक्षा के लिए काम किया। वे महिलाओं की शिक्षा और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाने में अग्रणी थी। मेहरबाई टाटा ने कैंसर अनुसंधान के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। जब उन्हें स्वयं कैंसर का पता चला, तो उन्होंने इस बीमारी के बारे में जागरूकता फैलाने का कार्य किया और भारत में कैंसर अनुसंधान के लिए धन जुटाया। उनके योगदान को देखते हुए बाद में टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल की स्थापना की गई, जो आज कैंसर के इलाज और अनुसंधान में अग्रणी है। दोराबजी और मेहरबाई की जोड़ी ने न केवल टाटा समूह के विकास में योगदान दिया, बल्कि समाज के उत्थान के लिए भी अथक प्रयास किए। दोनों का समाज सेवा और परोपकार के प्रति गहरा लगाव था, जो टाटा समूह की परंपरा का एक अभिन्न हिस्सा बन गया। दोराबजी के छोटे भाई रतनजी टाटा ने भी टाटा समूह के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रतनजी टाटा ने परिवार की कई कंपनियों को प्रबंधित किया और समूह के विभिन्न उपक्रमों में सक्रिय भागीदारी निभाई।
वे टाटा सन्स के निदेशक मंडल में भी शामिल थे और समूह की विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं में अपनी सलाह और मार्गदर्शन प्रदान करते थे। रतन जी टाटा का योगदान विशेष रूप से सामाजिक और परोपकारी कार्यों में था। उन्होंने टाटा समूह के सामाजिक उत्तरदायित्व को आगे बढ़ाने के लिए कई संस्थानों और परियोजनाओं का समर्थन किया। उनके द्वारा किए गए परोपकारी कार्यों ने टाटा समूह को एक सामाजिक जिम्मेदार कंपनी के रूप में स्थापित किया। दोराबजी टाटा ने अपने पिता के द्वारा स्थापित परोपकारी और सामाजिक उत्तरदायित्व की परंपरा को भी आगे बढ़ाया। उन्होंने टाटा ट्रस्ट की स्थापना की, जो शिक्षा, स्वास्थ्य, विज्ञान और सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देता है। दोराबजी टाटा के जीवन में एक ऐसा कठिन समय भी आया जब उन्हें अपने कर्मचारियों के वेतन का भुगतान करने के लिए व्यक्तिगत संपत्ति का बलिदान करना पड़ा। 1920 के दशक में टाटा स्टील वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रही थी। विश्व युद्ध और वैश्विक आर्थिक मंदी के कारण कंपनी को भारी नुकसान हो रहा था। इस कठिन समय में दोराबजी टाटा ने अपने कर्मचारियों का वेतन सुनिश्चित करने के लिए अपनी संपत्ति बेचने का निर्णय लिया। उन्होंने विश्व प्रसिद्ध जुबिली डायमंड को बेच दिया। यह हीरा विश्व के सबसे बड़े और सबसे कीमती हीरों में से एक था, जिसे उन्होंने 1900 में अपनी पत्नी मेहरबाई को उपहार स्वरूप दिया था। दोराबजी के इस बलिदान ने यह साबित कर दिया कि वे अपने कर्मचारियों के प्रति कितने समर्पित थे। उनके इस निर्णय ने टाटा समूह की उस परंपरा को और भी मजबूत किया, जिसमें कर्मचारियों की भलाई और सम्मान को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc) और अन्य शैक्षिक परियोजनाएं। दोराबजी टाटा ने अपने पिता जमशेदजी टाटा के शिक्षा और अनुसंधान के सपने को भी साकार किया। भारतीय विज्ञान संस्थान (इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस) (IISc) की स्थापना जमशेदजी टाटा की सबसे महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक थी। दोराबजी ने अपने पिता की इस योजना को साकार करने के लिए अथक प्रयास किए और इस संस्थान की स्थापना के लिए धन और समर्थन जुटाया। IISc आज भारत के प्रमुख वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थानों में से एक है और इसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अग्रणी माना जाता है। दोराबजी का यह योगदान भारतीय शिक्षा और अनुसंधान क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। उनकी पत्नी मेहरबाई टाटा की कैंसर के कारण हुई मृत्यु के बाद दोराबजी ने टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल की स्थापना की, जो आज भी कैंसर के इलाज के क्षेत्र में अग्रणी है। उन्होंने शिक्षा, विज्ञान, चिकित्सा और कला के क्षेत्र में भी कई संस्थानों और परियोजनाओं का समर्थन किया, जिससे टाटा समूह की परोपकारी पहचान और मजबूत हुई। दोराबजी टाटा ने अपने पिता जमशेदजी टाटा की विरासत को न केवल आगे बढ़ाया, बल्कि उसे नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उन्होंने इस्पात, ऊर्जा, शिक्षा और सामाजिक कल्याण के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने औद्योगिक और सामाजिक विकास के नए आयाम छुए। उनका जीवन त्याग, परोपकार और सामाजिक उत्तरदायित्व का एक आदर्श उदाहरण है। दोराबजी टाटा की मृत्यु के बाद टाटा को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की जिम्मेदारी मिली जहांगीर रतनजी दादाभाई टाटा, जिन्हें दुनिया जेआरडी टाटा के नाम से जानती है। उन्होंने टाटा समूह को नए आयामों पर पहुंचाया और जमशेदजी टाटा के सपनों को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जमशेदजी ने जिस औद्योगिक साम्राज्य की नींव रखी थी, जेआरडी ने उसे न केवल संभाला, बल्कि उसे विशालता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। जेआरडी टाटा दोराबजी टाटा के दूर के रिश्तेदार थे। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने सिर्फ व्यापारिक दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारियों के प्रति भी एक नई सोच विकसित की। वे अपने समय के एक ऐसे उद्योगपति थे जिन्होंने व्यापार को केवल मुनाफे के लिए नहीं, बल्कि समाज की बेहतरी के लिए भी देखा। जेआरडी टाटा का जीवन शुरुआत से ही एक अलग पहचान रखता था। उन्होंने अपनी किशोरावस्था से ही उड्डयन के प्रति प्रेम दिखाया और वे भारत के पहले वाणिज्यिक पायलट बने। लेकिन उनका वास्तविक कार्यक्षेत्र तब शुरू हुआ जब उन्होंने 1938 में टाटा समूह के अध्यक्ष का पदभार संभाला। उस समय टाटा समूह मुख्य रूप से स्टील और कपड़ा उद्योगों तक ही सीमित था,
लेकिन जे.आर.डी. टाटा के नेतृत्व में यह समूह कई अन्य क्षेत्रों में फैला। जे.आर.डी. टाटा ने जमशेदजी टाटा के सपने को और आगे बढ़ाने का निर्णय लिया और उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने अनेक नए उद्योगों में प्रवेश किया। उन्होंने टाटा के व्यवसाय को केवल स्टील और कपड़ा तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे ऑटोमोबाइल, रसायन, ऊर्जा, होटल और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में भी विस्तार दिया। उन्होंने टाटा मोटर्स को स्थापित किया, जो बाद में भारत का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल निर्माता बना। टाटा केमिकल्स की स्थापना भी जे.आर.डी. टाटा के नेतृत्व में हुई, जिसने रसायन उद्योग में भारत की भूमिका को और भी मजबूत किया। उन्होंने टाटा टी को भी स्थापित किया, जो आज दुनिया की सबसे बड़ी चाय कंपनियों में से एक है। जे.आर.डी. टाटा के नेतृत्व में टाटा समूह ने न केवल व्यापारिक विस्तार किया, बल्कि उन्होंने सामाजिक उत्थान के कई पहलुओं पर भी ध्यान दिया। टाटा समूह ने स्वास्थ्य, शिक्षा और विज्ञान के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल की स्थापना की, जो आज कैंसर के उपचार में अग्रणी है। इसके अलावा टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज जैसी संस्थाओं की स्थापना भी उनके द्वारा की गई, जिसने विज्ञान और समाजशास्त्र के क्षेत्र में नए आयाम खोले। जे.आर.डी. टाटा की सबसे बड़ी पहचान उनकी हवाई सेवा टाटा एयरलाइंस थी, जिसे बाद में एयर इंडिया के नाम से जाना गया। जे.आर.डी. ने 1932 में भारत की पहली वाणिज्यिक उड़ान का संचालन किया और इससे भारत में विमानन उद्योग की नींव रखी। यह उनकी दूरदर्शिता और साहस का परिणाम था कि उन्होंने एक छोटे से हवाई डाक सेवा से शुरू करके भारत की सबसे प्रमुख एयरलाइन कंपनी स्थापित की। लेकिन उनके जीवन का सबसे कठिन समय तब आया जब 1953 में भारत सरकार ने एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण कर लिया। जे.आर.डी. ने एयर इंडिया को अपने बच्चे की तरह पाला था और जब सरकार ने इसे राष्ट्रीयकृत किया, तो उनके दिल पर गहरा आघात हुआ। यह एक ऐसा समय था जब उन्होंने अपने जीवन की सबसे बड़ी विफलता महसूस की। उन्होंने नेहरू सरकार के इस फैसले का कड़ा विरोध किया था, लेकिन अंततः उन्हें इसे स्वीकार करना पड़ा। हालांकि नेहरू ने उन्हें एयर इंडिया का अध्यक्ष पद संभालने के लिए कहा, लेकिन जे.आर.डी. को लगा कि यह वही एयरलाइन नहीं रही, जिसे उन्होंने अपने सपनों और मेहनत से बनाया था। इस घटना ने उन्हें भीतर तक तोड़ दिया और वे इस घटना से कभी पूरी तरह उबर नहीं पाए। इसके बावजूद जे.आर.डी. टाटा ने हार नहीं मानी और टाटा समूह को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का काम जारी रखा। उन्होंने टाटा समूह में पेशेवर प्रबंधन की नींव रखी और परिवार आधारित प्रबंधन से इसे अलग किया। वे चाहते थे कि टाटा समूह में सर्वश्रेष्ठ पेशेवर काम करें और इसका लाभ पूरे देश को मिले। यही कारण था कि उन्होंने समूह में बाहरी प्रतिभाओं को भी मौका दिया, जो उस समय के भारतीय व्यापार जगत में एक दुर्लभ पहल थी। जे.आर.डी. टाटा के नेतृत्व में टाटा समूह ने प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भी कदम रखा। उन्होंने टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) की स्थापना की, जो आज दुनिया की सबसे बड़ी एटी सेवा प्रदाताओं में से एक है। इसके अलावा उन्होंने टाटा पावर की भी स्थापना की, जो भारत की सबसे बड़ी निजी विद्युत कंपनी है। टाटा समूह के इस विस्तार ने भारतीय अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया और देश को आत्मनिर्भर बनाने में मदद की। जे.आर.डी. टाटा का दृष्टिकोण केवल व्यापार तक सीमित नहीं था। वे समाज के हर वर्ग के उत्थान के प्रति समर्पित थे। उन्होंने परिवार नियोजन, जनसंख्या नियंत्रण और पर्यावरण संरक्षण जैसे मुद्दों पर भी गंभीरता से काम किया। उनके प्रयासों के परिणामस्वरूप टाटा समूह ने भारत में कई सामाजिक और स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू किए, जिनसे लाखों लोगों को फायदा हुआ। उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण पर काम करते हुए इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन स्टडीज की स्थापना की, जिसने भारत में जनसंख्या नियंत्रण की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया। जे.आर.डी. टाटा को उनकी असाधारण उपलब्धियों के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। 1992 में उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। यह सम्मान उनकी देशभक्ति, उनके सामाजिक योगदान
और उनके व्यापारिक नेतृत्व की स्वीकृति थी। हालांकि जेआरडी इस सम्मान से खुद को अयोग्य मानते थे। जब उन्हें यह बताया गया कि उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जा सकता है, तो उन्होंने मजाक में कहा था, भारत रत्न उन लोगों को दिया जाता है जो मर चुके हैं या फिर राजनेता हैं। मैं इनमें से कोई भी नहीं हूं। उनकी विनम्रता, उनकी नेतृत्व क्षमता और उनका देशप्रेम उन्हें एक सच्चे भारतीय प्रतीक के रूप में प्रस्तुत करता है। जेआरडी टाटा के निधन के साथ ही भारत ने एक महान उद्योगपति और एक महान व्यक्ति को खो दिया। उनकी विरासत न केवल व्यापार के क्षेत्र में, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में भी जीवित है। उन्होंने जो संस्थाएं स्थापित की, वे आज भी देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। रतन टाटा भारतीय उद्योग जगत के उन दिग्गजों में से एक हैं, जिन्होंने न केवल टाटा समूह की विरासत को कायम रखा, बल्कि इसे वैश्विक स्तर पर भी नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। जब 1991 में उन्हें टाटा समूह का चेयरमैन बनाया गया, तब उन पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई थी। वह टाटा समूह के चौथे चेयरमैन थे, जिनसे पहले जमशेदजी टाटा, सर दोराबजी टाटा और जेआरडी टाटा जैसे महान उद्योगपतियों ने समूह की नींव रखी थी। रतन टाटा और जेआरडी टाटा के बीच एक विशेष संबंध था। दोनों में भारत और उसके विकास के प्रति गहरी प्रतिबद्धता और दृष्टि थी। विशेष रूप से उनकी सिविल एविएशन, नागरिक विमानन के प्रति जो साझा जुनून था, उसने दोनों को आपस में जोड़ा। जेआरडी टाटा ने भारत में नागरिक विमानन की नींव रखी थी और रतन टाटा ने इस विरासत को आगे बढ़ाने का सपना देखा। जेआरडी टाटा भारत के पहले पायलट थे और उन्होंने टाटा एयरलाइंस की स्थापना की, जो बाद में एयर इंडिया बन गई। रतन टाटा जेआरडी टाटा के इस योगदान से बहुत प्रभावित थे। रतन टाटा भी पायलट लाइसेंस धारक थे और उनके पास भी विमान उड़ाने का जुनून था। दोनों में विमानन के प्रति यही लगाव था जिसने उन्हें आपस में जोड़ा। हालांकि बाद में सरकार ने एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण कर लिया, फिर भी रतन टाटा का सपना था कि टाटा समूह फिर से भारत की विमानन उद्योग में बड़ी भूमिका निभाए। रतन टाटा ने 1990 के दशक में जब समूह की कमान संभाली, तब वे टाटा को वैश्विक मंच पर लेकर जाने की दिशा में तत्पर थे। उन्होंने जेआरडी टाटा से प्रेरणा लेकर भारत में कई क्षेत्रों में योगदान किया, जिसमें न केवल विमानन बल्कि ऑटोमोबाइल, इस्पात, आईटी और अन्य वैश्विक क्षेत्रों में कंपनी को अग्रणी बनाया। रतन टाटा का सबसे बड़ा योगदान यह रहा कि उन्होंने टाटा समूह को एक भारतीय कंपनी से एक वैश्विक समूह में बदल दिया। उन्होंने महसूस किया कि यदि टाटा समूह को दीर्घकालिक सफलता प्राप्त करनी है, तो उसे वैश्विक प्रतिस्पर्धा का सामना करना होगा और इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में विस्तार आवश्यक था। इस दिशा में सबसे बड़ा कदम था 2007 में कोरस स्टील का अधिग्रहण। कोरस यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी स्टील कंपनी थी और इसका अधिग्रहण टाटा स्टील को दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी स्टील निर्माता कंपनी बना दिया। यह भारतीय उद्योग के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय अधिग्रहण था। इस सौदे ने यह साबित कर दिया कि टाटा समूह वैश्विक मंच पर भी अपनी जगह बना सकता है। इसके बाद 2008 में जगुआर और लैंड रोवर का अधिग्रहण भी एक बड़ा मील का पत्थर साबित हुआ। यह अधिग्रहण तब किया गया जब वैश्विक आर्थिक संकट का दौर चल रहा था और कई लोगों ने इसे जोखिमपूर्ण कदम बताया था। लेकिन रतन टाटा ने अपने दूरदर्शी दृष्टिकोण और दृढ़ निर्णय क्षमता के साथ यह सौदा पूरा किया। यह अधिग्रहण न केवल टाटा मोटर्स को वैश्विक पहचान दिलाने में सहायक हुआ, बल्कि इन ब्रांड्स को भी नई ऊर्जा मिली। टाटा मोटर्स, जो पहले केवल भारतीय बाजार पर केंद्रित थी, अब वैश्विक ऑटोमोबाइल उद्योग में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बन चुकी थी। 1990 के दशक के अंत में जब रतन टाटा ने टाटा मोटर्स के तहत पहली स्वदेशी कार टाटा इंडिका का सपना देखा, तब कई उद्योग विशेषज्ञों ने इसे असंभव बताया। विदेशी कंपनियां भारतीय बाजार पर हावी थी और ऐसी स्थिति में स्वदेशी कार का निर्माण एक कठिन चुनौती थी।
रतन टाटा ने अपने आलोचकों की परवाह नहीं की और अपने दृढ़ निश्चय के साथ इस परियोजना पर काम शुरू किया। 1998 में टाटा इंडिका बाजार में लॉन्च की गई। यह भारत की पहली पूरी तरह से डिजाइन और निर्मित कार थी। हालांकि शुरुआती दौर में इंडिका को बाजार से सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिली और इसकी बिक्री भी उम्मीद के मुताबिक नहीं रही। कई लोगों ने इसे टाटा की विफलता करार दिया, लेकिन रतन टाटा ने हार नहीं मानी। उन्होंने इसमें सुधार किए और जल्द ही इंडिका भारतीय बाजार में सफल हो गई। यह कार अपने कम खर्च, अधिक स्पेस और मजबूत बनावट के लिए मशहूर हो गई और मध्यम वर्ग के भारतीय परिवारों की पसंदीदा कार बनी। इंडिका की सफलता ने रतन टाटा को भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग में एक प्रमुख स्थान दिलाया और यह साबित किया कि भारतीय कंपनियां भी उच्च गुणवत्ता की कारें बना सकती हैं। 26 नवंबर 2008 को जब मुंबई के ताज होटल पर आतंकी हमला हुआ, तब टाटा समूह और रतन टाटा के नेतृत्व की वास्तविक परीक्षा हुई। ताज होटल टाटा समूह का हिस्सा था और यह हमला न केवल एक इमारत पर हमला था, बल्कि टाटा की धरोहर पर हमला था। रतन टाटा इस कठिन समय में अपने कर्मचारियों और होटल के कर्मचारियों के साथ खड़े रहे। उन्होंने न केवल प्रभावित लोगों की मदद की बल्कि यह सुनिश्चित किया कि ताज होटल की मरम्मत जल्द से जल्द की जाए और इसे उसी गौरवशाली स्वरूप में फिर से खड़ा किया जाए। रतन टाटा ने हमले के बाद अपने कर्मचारियों और पीड़ितों के परिवारों की हर संभव मदद की। उन्होंने उन सभी की आर्थिक सहायता की जो इस हमले में प्रभावित हुए थे। रतन टाटा का यह मानवीय पक्ष उनके नेतृत्व की असाधारण विशेषता को दर्शाता है। उन्होंने यह साबित कर दिया कि एक सच्चे नेता की पहचान केवल मुनाफा कमाने में नहीं होती, बल्कि अपने लोगों की सुरक्षा और उनके कल्याण के प्रति जिम्मेदारी निभाने में होती है। रतन टाटा का एक और सपना था कि वे भारत के आम आदमी के लिए एक ऐसी कार बनाएं जो हर किसी की पहुंच में हो। उन्होंने एक ऐसा वाहन बनाने का सपना देखा जो न केवल सस्ता हो, बल्कि सुरक्षित और विश्वसनीय भी हो। यह विचार तब आया जब उन्होंने देखा कि भारतीय सड़कों पर कई परिवार मोटरसाइकिलों पर सफर करते हैं, जो न केवल असुविधाजनक था, बल्कि खतरनाक भी। इस विचार से प्रेरित होकर रतन टाटा ने टाटा नैनो का निर्माण करने का फैसला किया। 2008 में नैनो को लॉन्च किया गया, जिसे दुनिया की सबसे सस्ती कार का खिताब मिला। यह कार मात्र 1 लाख रुपए की कीमत पर उपलब्ध कराई गई थी, जो उस समय के हिसाब से अविश्वसनीय थी। हालांकि नैनो की बिक्री उम्मीदों पर पूरी तरह खरी नहीं उतरी, फिर भी इस परियोजना ने दिखाया कि रतन टाटा ने अपनी दृष्टि को कैसे आकार दिया और इसे साकार करने के लिए हर संभव प्रयास किया। रतन टाटा ने अपने इस प्रयास से साबित कर दिया कि भारतीय बाजार के लिए नवाचार करना और स्वदेशी उत्पादों को विकसित करना संभव है, चाहे कितनी भी चुनौतियां क्यों न हों। नैनो ने भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग में एक नई दिशा दिखाई और यह दर्शाया कि बड़े सपने और संकल्प से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। रतन टाटा ने न केवल टाटा समूह को एक नई दिशा दी, बल्कि इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रतिस्पर्धी बनाया। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने कई महत्वपूर्ण अधिग्रहण किए, जिससे यह साबित हुआ कि भारतीय कंपनियां भी वैश्विक बाजार में स्थान बना सकती हैं। उनका सपना था कि टाटा समूह न केवल भारत की बल्कि विश्व की अग्रणी कंपनियों में से एक हो, और उन्होंने इसे संभव भी किया। रतन टाटा के नेतृत्व ने साबित किया कि एक उद्योगपति केवल मुनाफा कमाने के लिए नहीं होता, बल्कि अपने देश, अपने लोगों और समाज के प्रति उसकी जिम्मेदारी होती है। उनकी संवेदनशीलता, दूरदर्शिता और नैतिक मूल्यों के साथ साथ उनका जनहित के प्रति समर्पण उन्हें भारतीय उद्योग के इतिहास में एक महान व्यक्तित्व के रूप में स्थापित करता है। रतन टाटा का जीवन और उनके कार्य भारतीय युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। उन्होंने यह दिखाया कि अगर सही दृष्टिकोण, कड़ी मेहनत और समर्पण हो, तो कोई भी सपना अधूरा नहीं रहता। रतन टाटा जी का जाना न केवल उद्योग जगत के लिए बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए एक अपूरणीय क्षति है। उनका जीवन हर युवा के लिए प्रेरणा का स्रोत है, जिन्होंने केवल व्यापारिक सफलता ही नहीं,
बल्कि समाज के उत्थान के लिए भी अद्वितीय कार्य किए। जैसा कि उन्होंने कहा था, मैं अपने व्यापार को हमेशा मानवीयता के साथ देखता हूँ, क्योंकि केवल लाभ कमाने से अधिक महत्वपूर्ण है लोगों की सेवा करना। इस सिद्धांत पर चलते हुए उन्होंने टाटा समूह को एक ऐसा मंच बनाया जो समाज की भलाई और नैतिकता को प्राथमिकता देता है। उनकी यह विचारधारा, आपको अपने विचारों और कर्मों में ईमानदारी रखनी होगी, हमें जीवन में नैतिकता और पारदर्शिता का महत्व सिखाती है। रतन टाटा जी का योगदान समाज के हर वर्ग के उत्थान के लिए अमूल्य है। यूथिस्तान फाउंडेशन उनके समाज सेवा और मानवता के प्रति समर्पण को सलाम करता है। उनका जीवन और उनकी सोच सदैव हमें प्रेरित करती रहेगी। आप हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे, रतन टाटा जी।